नमस्कार, मैं हूं सुमित लखोटिया और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर कंज्यूमर इज किंग। अब कोरोना ने एक बार फिर से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 3 दिनों में जिस एक शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। ऐसे में न सिर्फ बूस्टर डोज की जरूरत को तय करना जरूरी है, बल्कि यह भी जानना जरूरी है कि हम कितने तैयार हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हमें बूस्टर डोज देनी पड़े तो हम ये काम कब तक कर पाएंगे। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर एन.के. गांगुली, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है आईसीएमआर के, और हमारे दूसरे गेस्ट है डॉक्टर समीर भाटी, जो कि दिल्ली की कोविड वैक्सीन कमेटी के सदस्य है। डॉक्टर गांगुली, डॉक्टर भाटी, स्वागत है आपका। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर भाटी, आप क्या देख रहे हैं? आपकी जो चर्चाएं हो रही हैं, लोगों से बात चल रही है कि क्या कितना जरूरी हो गया है अब बूस्टर डोज लगाना? क्या इंडिया को भी ये लगवा देना चाहिए, अभी ऐलान कर देना चाहिए बूस्टर डोज का? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें दो चीज है। हम बूस्टर और जो करंट वाला सिनेरियो है इसको अभी लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है महत्वपूर्ण, इस सिचुएशन के अंदर हम रिस्क एनालिसिस करके प्रायोरिटी वाइज चीजों को देखें। अभी फिलहाल जो हमारी करंट सिचुएशन है इसमें हमारी प्रायोरिटी है कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, लगभग 12 से 15 करोड़, तो उनको पहले वैक्सीनेट करना होगा। इसके अलावा जो पार्शियली वैक्सीनेटेड है, मतलब जिनको सेकंड डोज नहीं लगी है, जो नहीं आ रहे हैं लोग, लगभग 30 करोड़ के करीब, तो उनको डोज लगाना जरूरी होगा। और उसके बाद हमारे जो 44 के करीब चिल्ड्रन हैं जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है, तो उनके लिए हमारा जो वैक्सीनेशन है वो जल्द से जल्द रोल आउट होना जरूरी है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर, इसमें हम बूस्टर शब्द ना यूज करके एक थर्ड डोज, क्योंकि ये प्राइमरी वैक्सीनेशन का ही एक पार्ट रहेगा। देखिए, बूस्टर का मतलब अभी हमारे नई तरह के सारे वेरिएंट उसके अंदर कवर होने की आवश्यकता है। और जिस तरह से अभी इस जो ओमिक्रॉन है उसका और डेटा सामने आएगा, तो हमें लगता है कि हमें अपनी वैक्सीन को एक बार फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा। सेकंड जनरेशन की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होगी। फिलहाल निश्चित तौर पे, जैसा आप पूछ रहे हैं, हमें एडिशनल डोज की रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी, जो कि हमारा वनरेबल ग्रुप है और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है, जिनको लगभग अब 1 साल होने वाला है वैक्सीन को लगे। डॉक्टर भाटी, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा। देखिए, जो डॉक्टर गांगुली कह रहे हैं, आपने भी कहा जो वनरेबल लोग हैं उन्हें पहले दिया जाए, बच्चों को दिया जाए। लेकिन अगर हम बूस्टर डोज, एडिशनल डोज की बात एक बार साइड पे रखें, जब तक उस पर डिसीजन ना आए तब तक लोगों को क्या करना चाहिए ताकि ये नया वेरिएंट हो या पुराना वेरिएंट, मतलब पुराना भी डेल्टा वेरिएंट भी हो, उनसे उससे कैसे बचा जाए? क्योंकि ये भी मतलब ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ना सिर्फ सरकार या इंस्टीट्यूशंस करें। आपकी क्या राय है इस पर डॉक्टर भाटी? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें पैरेलली बहुत सारी चीज़ें चलेगी एक साथ, खाली एक चीज़ नहीं होगी। जैसा हम शुरुआत से जो बात कर रहे हैं, डेफ़िनेटली सबसे बड़ा, चाहे कोई भी वेरिएंट आ जाए नया, तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपको जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो तो निश्चित तौर पे करेंगे। इसके अलावा लोगों की जो हम बात कर रहे हैं, तो अनवैक्सीनेटेड लोगों को जो है वो वैक्सीन के लिए आगे आएँ, जो अभी फिर से उन लोगों के अंदर एक, आप ये देखिए कि शायद लापरवाही आ गई है, कुछ और कारण आ गया है, लोग अभी सेकंड डोज़ के लिए नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी देखें कि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग हमें बहुत ज़्यादा और बढ़ानी पड़ेगी। जिस तरह से अभी हम 5% पॉज़िटिव सैंपल्स जो होते हैं हमारा, उसका हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, तो वो संख्या थोड़ी हमें और बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कोई भी नया वेरिएंट आए, उसको हम टाइमली जो है ट्रैक कर सकें और उसको हम कंटेन कर सकें। इसके अलावा टेस्टिंग हमें निश्चित तौर पे बढ़ाते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी केसेज़ कम हो गए तो हमने टेस्टिंग की संख्या कम कर दी। तो निश्चित तौर पे हॉस्पिटलाइज़ेशन का जो हॉस्पिटल्स का जो इंफ्रा वगैरह है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। क्लस्टर्स की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अभी बीच-बीच में हम सुनते हैं कि वहाँ पर लगा है कि इतने केसेज़ आ गए, वहाँ एकदम से इतने केस आ गए। तो वहाँ हमें वो पॉज़िटिव सैंपल्स को ट्रैक करना पड़ेगा कि किसी तरह का कोई अनयूजुअल वहाँ पे चीज़ तो नहीं हो रही। पॉज़िटिविटी रेट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक्टिव केसेज़ पर नज़र रखनी होगी। ट्रैवलर्स का जिस तरह से अभी पॉलिसी बनी है, सर्विलेंस हम कर ही रहे हैं, वो हमें ध्यान रखना होगा। और बच्चों की जिस तरह से वैक्सीन रोल आउट होते ही हमें उसमें बच्चों को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। और किसी भी तरह का, जैसा अभी हम देख रहे हैं विंटर में स्पेसिफिकली, सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें रेस्पिरेटरी वायरस और तरह के बढ़ जाते हैं, तो वो इसके अंदर ध्यान रखें। और अभी जैसे वेडिंग सीजन आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो भीड़-भाड़ के इलाके, भीड़-भाड़ की जगह इन सब चीज़ों के अंदर जो है स्ट्रिक्टली अपनी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें।
डॉक्टर भाटी, एक और बात आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे ज़रूरी बात एक ये भी हो जाती है इसमें, एक ज़रूरी बात ये भी हो जाती है कि लॉजिस्टिक्स, मतलब हम कहते हैं कि चलिए एडिशनल शॉट, ये बूस्टर शॉट देना चाहिए, शुरू करते हैं, लेकिन फिर वैक्सीन अवेलेबिलिटी पूरे देश में होनी चाहिए और फिर कोविन वेबसाइट भी अपडेट हो, मतलब तो इसमें क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी है कि अगर हमें करना हो, एक और डोज देना है लोगों को, तो क्या तैयारी ज़रूरी है इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमने इंडिया की बात करें और जो हम दूसरे देशों की बात करें, तो इंडिया में एक तो हमें ये देखा गया है कि हमारे यहाँ पे पहले डेल्टा वेरिएंट आया। उसके बाद एक सीरो पॉज़िटिविटी जब देखी गई, तो काफ़ी संख्या में लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ। सभी राज्यों के अंदर देखा सीरो पॉज़िटिविटी 70% से अधिक मिली और उसके बाद फिर हमारा वैक्सीनेशन उसके बाद हुआ। तो मतलब एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई कि एक नेचुरल इम्यूनिटी भी और वैक्सीन से भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आपने जो सवाल पूछा है कि इसको हम जो अभी ये एडिशनल और बूस्टर डोज़ जो हम लगाएँगे, इसके लिए आगे फर्दर किस तरह की पॉलिसी होगी, कैसे लगेगा? देखिए, अभी तक की भी हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है, वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से और फेजेज़ मैनर में हुई है। तो ये जो हमारी आगे की जो पॉलिसी रहेगी, वो थर्ड डोज़ बूस्टर और एडिशनल डोज़ के लिए और जो हमारा पीडियाट्रिक इम्यूनाइज़ेशन है, जो बच्चों के लिए वैक्सीन है, ये भी इसी तरह से फ़ेज़ेज़ मैनर के अंदर ही चलेगी। कि जैसे हम बात कर रहे थे कि बूस्टर देने के लिए, जैसा डॉक्टर गांगुली ने भी बताया कि पहले जैसे बूस्टर आपका जो हेल्थ केयर वर्कर है, उनसे जिस तरह से शुरुआत होती है, हमारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड ग्रुप है, जो हमारे एल्डरली लोग हैं, उनको उस तरह से वो डोज़, तो उसी तरह से वो फ़ेज़ मैनर में लगेगी और सेम जो आपका पीडियाट्रिक ग्रुप है, जो बच्चों का भी ग्रुप है, उनके अंदर भी पहले जो आपका वल्नरेबल ग्रुप है, जो बच्चों में भी जो कोमॉर्बिड वाला ग्रुप है, उनको पहले वैक्सीन लगेगी। तो इस तरह से डेफ़िनिटली वो पॉलिसीज़ पूरी एसओपीज़ बनेगी और उस एसओपी के अनुसार जो है चीज़ें चलेगी। इसीलिए डोज़ में भी इसी वज़ह से देरी हो रही है कि बूस्टर के लिए वो सब साइंटिफिकली तरीके से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार एसओपी आएगी, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे जिस तरह से हमने पिछले साल जो है हमारा ये साल जो चली है, पूरी तरह से ड्राइव चली है, 100 करोड़ तक का जो डेटा अचीव हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि आगे भी इसी तरह से जो है एसओपीज़ आएगी गवर्नमेंट की तरफ से और वो ठीक तरीके से हम ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर एन.के. गांगुली के, जो एक फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है आईसीएमआर के, और हमारे दूसरे गेस्ट जो थे डॉक्टर समीर भाटी, जो कि दिल्ली की कोविड वैक्सीन कमेटी के सदस्य हैं। दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के शो में इतना ही। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के